जिन जिन विषयों का आप लोगों को परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल मिला हुआ है, आप लोग उसको करके रखो। स्कूल की तरफ से या विद्यालय जो कह लो, आप लोग सूचना दी जाएगी, जैसे 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को दी गई थी कि कब जमा करना है। लेकिन इससे पूर्व आप अपने सभी मित्रों से कह दो कि प्रोजेक्ट जो है, या हिंदी में कहते हैं परियोजना कार्य या प्रैक्टिकल, जो भी मिला हुआ है वर्क, उसे आप लोगों को कंप्लीट करके रखना है, पूरा करके रखना है। जैसे ही आप लोगों के पास ये खबर जाएगी कि इस समय इसे जमा करना है, उस समय आप लोग जमा कर दोगे। एएसएल के लिए अनुरति मैम ने शायद आप लोगों को टॉपिक्स बताया होगा, या वो बता देंगी कुछ दिनों में। फिर एक मेल आईडी दे देंगे, उस मेल आईडी पे असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल जो है इंग्लिश का, उसका जमा करना है। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को भी इससे अवगत करा दिया जाएगा और उसके अनुसार ही आप लोगों को जमा करना है। तो फिर से सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम लोग कक्षा अब आरंभ करते हैं। तो जैसा कि जानते ही हो कि व्याकरण से संबंधित जितने भी अभ्यास थे आपके सिलेबस में, वो सभी क्यों आवाज नहीं जा रही है? मेरी आवाज स्पष्ट है? तो आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से पहले तो आप अपना ये पहले कॉल नेम जो है रिक्की, ये हटाकर जो स्कूल का नाम है, विद्यालय का जो नाम है, जिस नाम से आप रजिस्टर्ड हो यहाँ विद्यालय में, वो नाम आप लोग कर लो। जो लोग भी अपना कॉल नेम या कोई निक नेम लगा रखे हो, उसे हटाकर, जैसे अर्पित का नाम, अन्वेषा का नाम मैं देख रहा हूँ, या सहेलिका वगैरह का देखता हूँ, या रितिका, जो उनका विद्यालय में जो नाम पंजीकरण कराया गया है, रजिस्ट्रेशन कराया गया है, उसी नाम का लोग उपयोग करो, तो सुविधा ज़्यादा होगी। अब मैं किसका नाम रिक्की कॉल नेम है, किसका क्या है, या निक नेम, इसे पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग विषय पर आ जाए कि व्याकरण से संबंधित जो भी अभ्यास थे, सभी अभ्यासों पे चर्चा हो चुकी है। और पूर्व की कक्षाओं में मैंने उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इन सभी कक्षाओं में जो भी असेसमेंट होने वाले थे उससे पूर्व फिर से चर्चा की थी। तो यहां पर एक दो विषय जो नया आप लोगों का जुड़ा है, क्या क्या है? एक लघु कथा लेखन, और दूसरा एक जो विषय आप लोगों ने पढ़ा, बाकी विषयों से आप लोग पूर्व में परिचित थे, और दूसरा क्या था? संवाद लेखन। तो मैंने कहा था आप लोगों से, संवाद लेखन एक विषय दिया था कि इस विषय पे आप लोगों को लिखना है। लेकिन मैंने अपना चैट बॉक्स देखा, किसी ने भी वहां पर लिखकर मुझे जमा नहीं किया है अभी तक। तो इसके दो मायने हो सकते हैं, या तो विषय अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया। उस दिन आप लोगों ने कक्षा में कहा था कि विषय से हम लोग भली भांति अवगत हो गए हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि आप लोगों ने उसको कोई महत्व ही नहीं दिया। जबकि मैं बार बार एक विषय पर चर्चा करता हूं कि व्याकरण एक ऐसा विषय है, जैसे गणित में यानी मैथमेटिक्स में, अगर आपका सम सही रहा
प्रश्न सही रहे तो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, उसी तरह व्याकरण में भी यही नियम है। और अगर आपको 90% से एबव मार्क्स हिंदी में स्कोर करना है, लाना है, तो कोशिश करनी होगी कि व्याकरण जितने भी मार्क्स का है वो सारे मार्क्स आप लोग प्राप्त करो, तभी जाकर हिंदी में 95, 96 लाया जा सकता है, या 98 तक अभी मार्क्स आ रहे हैं हिंदी में भी, 99 तक भी आए हुए हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि अपनी जो भी मात्रा संबंधी अशुद्धियां हैं उसको दूर किया जाए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है व्याकरण, कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि व्याकरण में हमारा एक भी प्रश्न जो है गलत न हो। ठीक है, तो मैं एक बार संवाद लेखन पे फिर से चर्चा कर दे रहा हूं कि संवाद का अर्थ हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले ये बताओ मुझे, इस शब्द का अर्थ क्या है? आप लोग दो मुझे उत्तर, चैट बॉक्स के माध्यम से रिप्लाई करो। संवाद शब्द का क्या अर्थ हम लोगों ने पढ़ा था? नहीं अर्पित, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा संवाद शब्द का अर्थ क्या है। डायलॉग राइटिंग वो तो मैंने आप लोगों को विषय दिया था कि उस पर लिखना है कन्वर्सेशन। अन्वेषा आप लिख रही हो कन्वर्सेशन, बातचीत, ठीक है, बातचीत। तो ये संवाद का अर्थ है कन्वर्सेशन या बातचीत, वार्तालाप। तो वार्तालाप के लिए कितने लोगों की कम से कम आवश्यकता पड़ती है? ये जो संवाद जो स्थापित करना है, जो बातचीत करनी है या जो वार्तालाप करना है, तो कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होगी? दो। क्या दो से अधिक हो सकते हैं? दो या दो से अधिक। हाँ, तो यानी यहां पे एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि संवाद जब भी होगी वहां दो या दो से अधिक लोगों की आवश्यकता होगी, तब वह संवाद के अंतर्गत आएगा, बातचीत या वार्तालाप के अंतर्गत आएगा। तो ये विषय आप लोग का स्पष्ट है। तो जब ये हमें मालूम है कि संवाद के लिए ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो क्या संवाद के लिए किसी विषय की भी आवश्यकता है? मेरा अगला प्रश्न है आप लोगों से कि संवाद के लिए किसी विषय की आवश्यकता है? यस सर, वेरी गुड। अच्छा, अगला प्रश्न फिर, क्योंकि आप लोगों ने उत्तर लिखकर मुझे भेजा नहीं, इसलिए मैं सारे ये प्रश्न भी आप लोगों से ही पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि ये दो व्यक्तियों की जो बातचीत हो रही है किसी एक विषय पर, तो वाक्य का जो गठन है, जिसको आप लोग इंग्लिश में सेंटेंस कहते हो, वो कैसा होना चाहिए? कहने का तात्पर्य है मेरा कि वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए या वाक्य बड़े होने चाहिए। माने वाक्य संक्षिप्त का अर्थ छोटा होगा या वाक्य बहुत बड़े होंगे। इन सभी विषयों पे पूर्व की कक्षा में चर्चा हो चुकी है। संक्षिप्त होंगे, वेरी गुड। अच्छा, संक्षिप्त होंगे तो क्या उससे उस विषय पे जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं वो स्पष्ट होगा या नहीं होगा? मान लो कि हम संक्षिप्त वाक्य कर दिए हैं, लेकिन जो हमारा विषय है उस विषय की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर उस प्रकार की संक्षिप्तता से क्या लाभ? वाक्य छोटे होने चाहिए, वेरी गुड। क्योंकि यहां पे एक बात और ध्यान देने की है कि वाक्य संक्षिप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि हम विषय को स्पष्ट नहीं करेंगे या उस विषय के बारे में अच्छी तरह से वार्तालाप नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य यहां पर है संक्षिप्तता से कि अनावश्यक विस्तार से बचना है, क्योंकि हम तो वहां कोई कहानी लिखने नहीं बैठे हैं,
कोई निबंध लिखने नहीं बैठे, कोई उपन्यास लिखने नहीं बैठे। एक विषय हमें दिया गया है, उस विषय पे दो व्यक्तियों की बातचीत को लेकर बैठे हैं, जिसमें से उसका जो मूल उद्देश्य है, उस विषय का जो केंद्र बिंदु है, वो स्पष्टता उभर कर सामने आए। यहां तो मैं देख रहा हूं कि आप लोग सारे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो, यानी आप लोगों ने विषय समझा है अच्छी तरह से। फिर भी किसी ने भी लिखकर मुझे क्यों नहीं भेजा, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो ये एक चीज हुई। भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा क्या है? सहज, सरल और प्रभावमय होना चाहिए, माने विषय को अच्छी तरह से उससे हम लोग अभिव्यक्त कर पाए। अब वहां पे जटिल अर्थात कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बातचीत के दौरान कि हो सकता है कि उसका अर्थ हमें मालूम ना हो, या जिससे बातचीत कर रहे हो उससे नहीं मालूम हो। तो यहां पर क्या है कि ऐसे शब्दों के प्रयोग से, कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, वैसे शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी क्या था कि सबसे बड़ी गलती हम लोग जो देखते हैं, ये देखा जाता है कि विराम चिन्हों का प्रयोग जो है बहुत कम होते जा रहा है। यानी हम लोग विराम चिन्हों का प्रयोग लिखने के क्रम में, जब भी हम अपना वाक्य लिखते हैं या किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं या संवाद लिखते हैं, जिस भी संदर्भ में हम लोग ले लें, लेकिन विराम चिन्हों का प्रयोग, किस चिन्ह का प्रयोग कहां पर होना चाहिए, वो नहीं करते। जैसे मान लो एक ये चिन्ह है, मैं यहां पे कुछ चिन्ह दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। एक ये चिन्ह है, एक ये चिन्ह है, ऐसे कई चिन्ह होते हैं। इसके अलावा तो ये सब जानते ही हो आप लोग, अभी मैं इसका प्रयोग नहीं कर रहा हूं। मुख्य जिन चीजों का प्रयोग जहां पे होता है चिन्हों का, तो देखो ये पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विसर्ग जो कहते हैं सबको। तो यहां पर क्या है कि ऐसे कई चिन्हों का जो प्रयोग होता है, या इसके अतिरिक्त भी जो चिन्ह है, जब हम लोग देखना वाक्य लिखते हैं तो चिन्हों का प्रयोग नहीं करते। कहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, कहाँ अल्प विराम होना चाहिए, कहाँ अर्ध विराम होना चाहिए। तो बताया जा रहा कि जब संवाद हम लिखेंगे तो मान लो कि किसी अद्भुत घटना का या कोई आश्चर्यचकित चीज है, उसका वर्णन करना है, तो मान लो कि अगर हम लोग आमने सामने बातचीत कर रहे हैं तो शारीरिक भाव भंगिमाओं के माध्यम से उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर लिखित जब संवाद लेखन का रूप है, तब वहां पर क्या किया जाएगा? अगर इस चिन्ह का प्रयोग हम नहीं करें उस समय और वाक्य लिख दे, तो क्या वहां पे विस्मय की स्थिति या अद्भुत या आश्चर्यचकित होने की जो घटना है उसकी स्थिति का आभास होगा? नहीं होगा। इसीलिए क्या कह रहा है कि वहां पे देखना है कि संवाद लेखन के लिए बताया जाता है एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है कि क्या कि इस चिन्हों का प्रयोग करने से, मान लो बातचीत हो रही है, अब पूछा जा रहा है आपका नाम क्या है, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, ऊपर बोर्ड नजर आया कि नहीं है? नजर आ रहा है तो आप लोगों को? ये सही है या गलत है? आप लोग मुझे बताओ, ये सही है या गलत है? मैंने जो ये वाक्य लिखा है
ये सही है या गलत है? अगर गलत है तो मैंने क्या गलती की है? इतना समय लग रहा है? पहले उत्तर तो मुझे सही है या गलत है आप लोग को ये बताना है कि मैंने जो वाक्य लिखा है वो सही है या गलत है। फिर दूसरा बताना किस चिन्ह का प्रयोग मैंने यहाँ पे नहीं किया। आप लोग उस चिन्ह को भी सिंबल के रूप में मुझे भेज सकते हो या रोमन इंग्लिश या हिंदी में किसी में भी लिख सकते हो। गलत है, वेरी गुड। क्या गलती है? हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग मैंने यहाँ पर नहीं किया है। अच्छा अन्वेषा, कैसे पता चला कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह ही होगा? आपने तो उत्तर दिया मुझे कि गलत है सर, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो कैसे लगा कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह ही होगा? हम लोग से गलती इसी जगह पे होती है कि हमें सही अगर पता न हो कि किस जगह पे किस चिन्ह का प्रयोग करना है तो क्या है, हम उस जगह पे उस चिन्ह का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो वाक्य पढ़ने के दौरान या वाक्य को लिखने के दौरान जो हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे, देखिए कैसे एक दूसरे से सभी विषयों का संबंध है। हम लोगों को लगता है ना कि ये विषय चलो छोड़ भी देते हैं तो हो जाएगा, नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। व्याकरण में विशेष करके कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां क्या था, वाक्य से जो अर्थ निकलता था उसके आधार पर हम उसके भेदों का निर्धारण करते थे। हम बताते थे कि ये इस वाक्य का ये भेद है, ये प्रश्नवाचक है, तो ये कथनात्मक है, तो ये नकारात्मक है, तो ये विधानवाचक है, तो ये संकेतवाचक है। यानी अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो भेद हम लोगों ने पढ़ा था उस आधार पर ये निर्णय लेते थे। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे इस वाक्य को हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमसे कोई कुछ पूछ रहा है। हमसे क्या है, कोई कुछ पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, तो आपका नाम क्या है। तो जब भी कोई प्रश्न हमसे कोई पूछता है या कुछ जानना चाहता है तो वहां पे क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो वो उसके अंत में क्या होता है, वाक्य हो गया प्रश्नवाचक और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम लोग वाक्य लिखेंगे तो वाक्य को लिखने के बाद देख लेंगे कि वहां से किस अर्थ की व्यक्ति हो रही है, उसके आधार पर उस चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। तो संवाद लेखन में ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, विराम चिन्हों का सही तरीके से प्रयोग। तो ये था संवाद लेखन, जिसपे मैंने फिर से आज की कक्षा में चर्चा कर दी। अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो इस विषय पे पूछ सकते हो, या इसके अलावा अगर किसी विषय को लेकर और प्रश्न है तो उस विषय पे भी हम लोग चर्चा फिर से कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताओ कि और व्याकरण में कहीं किसी को कोई भी कठिनाई हो तो वो उस विषय पर चर्चा कर सकता है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग बाद में कक्षा ज्वाइन किए हो, ऑनलाइन की कक्षाएं जो भी स्टार्ट हुई थी, आरंभिक दिनों में कक्षा नहीं कर पाए हो। तो किसी के मन में किसी भी विषय को लेकर, यानी उपसर्ग से संबंधित, प्रत्यय, समास, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अलंकार, संवाद लेखन, पत्र लेखन, औपचारिक अनौपचारिक, निबंध लेखन या लघु कथा लेखन, ये सारे व्याकरण के विषय हैं। अगर इन विषयों को लेकर किसी के मन में कहीं भी किसी भी तरह की कोई शंका है या संदेह की स्थिति है या विषय लगा है कि नहीं अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ है, तब हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे और मैं अब आप लोगों से कुछ प्रश्न भी पूछूंगा। आप लोग पहले मुझसे पूछ लो, क्योंकि शायद मैंने कहा था कि अगली कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, संवाद होगी जो हम लोगों के बीच में, वो किस पे होगी, अलंकार के प्रश्नों से संबंधित होंगे। अन्वेषा कुछ पूछना चाहती हो आप?
रूपक अलंकार समझा दीजिए। वेरी गुड। देखो, रूपक अलंकार की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है ना, कि यहाँ जो उपमेय और उपमान होता है, यानी विशेषण और विशेष्य। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपका प्रश्न ही है रूपक अलंकार। तो इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। इस अलंकार में क्या होता था, उपमा अलंकार में, कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती थी, तुलना या समानता दिखाना, ये उपमा अलंकार की विशेषता थी। यानी यहाँ उपमेय और उपमान में, यानी विशेषण और विशेष्य में क्या की जाती थी, या तो तुलना की जाती थी या समानता दिखाई जाती थी। उत्प्रेक्षा में क्या हो रहा था, इसमें संभावना व्यक्त की जा सकती, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसके लिए क्या था, मानो, मनो, याद करो आप लोग, मैंने कहा था इस पे ध्यान देना है, जानो, जनो, इन सारे शब्दों का प्रयोग हुआ था। मैंने कहा था कि जहां पे ज्यो, त्यों, जैसे, ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि इसका अर्थ है कि मान लीजिए, जान लीजिए, हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये उत्प्रेक्षा हो रहा था। उपमा में क्या था, एक उपमेय और उपमान होगा, फिर क्या बताया था, साधारण धर्म होगा। याद करो, जहां पे सा, से, सी, ऐसे शब्दों का प्रयोग रहेगा, यानी यहां पे समानता की जाती है, यानी तुलना की जाती है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, अभेद आरोप रहता है। न तो यहां पे तुलना की जाती है या ना संभावना व्यक्त की जाती है, यहां पे कहा जाता है वो ऐसा ही है, माने उसमें अभेद आरोप कर दिया जाता है। यानी यहां पे कोई हम विभाजक रेखा नहीं खींच सकते। जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूं। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण यहां पर, मां से जब जिद करते हैं, कहते कि चंद्र खिलौना ले हो, तो यहां नहीं बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, मुझे चंद्रमा ही चाहिए खिलौने के रूप में। के रूप में मैंने कहा, मैं ये नहीं कहा कि समान चाहिए, यानी उपमेय, यहाँ पे जो था उपमा अलंकार, या उसी के जैसा चाहिए, ये नहीं कहते हो। क्या बोलते हैं, चंद्र खिलौना। यानी यहाँ पर देख रहे हो क्या, चंद्र खिलौना जैसे कह रहे हैं श्री कृष्ण, मैंने यहाँ पर क्या हो रहा है, चंद्रमा रूपी खिलौना, माने चंद्रमा ही चाहिए खिलौने के रूप में। इन्हें अभेद आरोप कर दिया गया, माने वो चंद्रमा को खिलौना मान लिए हैं, कौन, बालक श्री कृष्ण। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण है आपके अभ्यास पुस्तिका में। मैं एक और पढ़ दे रहा हूं, चरण कमल बंदो हरिराई। यहां देखो चरण और कमल में, यानी भगवान राम के जो चरण को क्या कहा गया, चरण कमल, यानी यहाँ चरण और कमल में क्या है, अभेद आरोप कर दिया गया। बीच में देखो योजक चिन्ह का प्रयोग है, अब याद करो, मैंने इसीलिए पहले शब्द का प्रयोग नहीं किया, कि कहा था कि रूपक अलंकार में अधिकांशतः जगहों पे देखा जाता है कि योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अधिकांश, मैंने ये नहीं कहा कि सभी जगहों पर, क्योंकि कई बार ऐसे कई प्रश्न आते हैं जहां पे ऐसे चिन्हों का प्रयोग नहीं है, लेकिन वहां पर रूपक अलंकार हो सकते हैं या होंगे भी। तो यहां पे सबसे पहले अगर इन दो अलंकारों को हम पहचान ले तो रूपक को पहचानना और आसान हो जाता है। और प्रत्येक अलंकार को पहचानने के कुछ नियम है, जो मैं बार बार कक्षा में पढ़ाने के दौरान बता रहा था, उस बिंदुओं पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। यानी यहाँ पे तो आ ही जा रहा, मानो, मनो, जनो, जानो, जनो, तनहु, तनहु, ऐसे जैसे भी शब्द रहेंगे ऐसे, ये सारे शब्दों का प्रयोग आपके अभ्यास पुस्तिका में किया हुआ है। आप लोग वहां से वो नोट कर लेना, मैंने बार बार कहा था, लिख लेना महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में, और इसे याद भी कर लेना जरूरत पड़े तो, कि जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग है वहां हो सकता है दूसरे अलंकार भी हो सकते हैं, वहां अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है, वहां हो सकता है कि एक दो शब्दों में आपको रूपक अलंकार भी देखने को मिल जाए या उपमा भी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर मानो, मनो, जनो, जनो, जनो ऐसे शब्दों का प्रयोग है तो आप वहां उत्प्रेक्षा लिख दोगे, कोई आपका उत्तर नहीं काटेगा। या आपको ऐसा कोई मिल जाता है उसमें वर्ड
जो स्वतः या क्रमशः उसकी आवृत्ति हो गई हो। और वहां पे अगर अनुप्रास अलंकार भी आपको मिलता है तो आप अनुप्रास अलंकार भी लिख सकते हो। मान लो 2 पंक्तियां दी गई है कविता की और वहां पे आप देख रहे हो कि अनुप्रास अलंकार आपको सहजता पूर्वक मिल गया है। जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूं। देखो, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, दोनों पंक्तियां पढ़ दे रहा हूं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो यहाँ उदयगिरी मंच, बाल पतंग, लोचन भृंग, इस सब में क्या है? रूपक अलंकार, अभेद आरोप है। लेकिन एक शब्द है देखो वहां पर, संत सरोज सब। अब यहाँ पे सवर्ण की स्वतः या क्रमशः आवृत्ति के कारण आप लोग अगर अनुप्रास अलंकार लिख देते हो तो ये उत्तर आपका गलत नहीं होगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि 2 विकल्प में 4 विकल्प अगर आप लोग को मिले हैं, कई बार विकल्प नहीं भी दिया जाता है। मान लो कि अगर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं किसी एग्जाम में या किसी असेसमेंट के दौरान, और वहां पर क्या है, रूपक अलंकार भी दिया गया है, अनुप्रास अलंकार भी दिया गया है, यमक दिया गया है और मान लीजिए श्लेष अलंकार दिया गया है। तो मान लो कि आपका अगर वहां पे 2 नंबर है रूपक अलंकार के लिए। कई बार ऐसा होता है, सामान्यतः जब प्रश्न पूछे जाते तो ऐसा नहीं होता है, आप 2 भी अलंकार लिखोगे उसमें आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि जैसे रूपक अलंकार के लिए हो सकता है कि 2 मार्क्स कर दिया जाए, अनुप्रास अलंकार सही है विकल्प, अगर किसी कारणवश उस विकल्प में वो है तो हो सकता है उसके लिए 1 मार्क्स मिले या 1.5 मार्क्स मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन सामान्यतः जब प्रश्न उत्तर की शैली में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पर आप रूपक अलंकार लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर अनुप्रास अलंकार लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। तो मैंने ये भी एक आज ट्रिक बता दी, पिछली कक्षाओं में मैंने नहीं बताया था, इसलिए कि क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले अनुप्रास ही खोजना शुरू कर दोगे तो बाकी अलंकारों को कैसे जान पाओगे। तो इसीलिए मैंने पिछली कक्षा में इन सभी विषयों पर चर्चा नहीं की थी कि अलंकार पहले आप लोग पहचानना सीखो, और अलंकारों को पहचानने से सबसे पहले जरूरी है, मैंने जो कहा था कि प्रत्येक अलंकार का क्या अर्थ निकल रहा है शीर्षक का, पहले उसको समझ लो। और ये 3 अलंकार पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उपमेय और उपमान के बारे में जानना। यानी विशेष्य, जो विशेषण के अंतर्गत पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग, और विशेषण। ये क्या करता है, विशेषता बताता है किसकी, तो विशेष्य की। तो उपमेय पर क्या होता है, उपमान लगाया जाता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी जो है उपमेय, उपमान, विशेषण और विशेष्य के बारे में जानना जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं। देखो, शशि मुख घूंघट डाले अंचल में दीप जलाए, क्या है, शशि मुख पर घूंघट डाले। देखो, शशि और मुख के बीच में योजक चिन्ह है। कई जगहों पे आप लोग देखना, वारी मन मीन भिन्न नहीं हो तो कबहु पल एक, देखो योजक चिन्ह है। लेकिन कई जगहों पे आप देखो, यहाँ पे सब प्राणियों के मत मन मयूर आह नाच रहे। अब यहाँ पर जो मत मन मयूर है, कहीं कोई योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे मन को दिखाया गया है मयूर के समान, ठीक है, कि रूप में दिखाया गया है। समान बोलना उतना सटीक नहीं होगा, क्योंकि समान जहां बोला जाएगा तो वहां पे उपमा अलंकार में आप लोग चले जाओगे समानता के संदर्भ में। यानी यहाँ मन जो है मयूर के रूप में दिखाया, जैसे मयूर नाचता है मस्त होकर, उसी प्रकार मन भी प्रसन्नचित हो गया है। तो यहाँ देखो, कहीं पे कोई आपके अभ्यास पुस्तिका से ही मैं बोल रहा हूं। इसके बाद देखो है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन, कोई योजक चिन्ह नहीं हो। फिर देखो, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, घनश्याम। तो यहाँ पे देख रहे हो स्पष्टता अभेद आरोप देखने को मिल रहा है, प्लस दूसरा जो बिंदु है योजक चिन्ह नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ पे रूपक अलंकार नहीं है, रूपक अलंकार है। हाँ, अब यहाँ पर अगर विकल्प नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पे खोज सकते हो कि क्या यहाँ पे कोई दूसरा अलंकार है। तो यहाँ पे दूसरा अलंकार तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एक दूसरा शब्द है राम, तीसरा शब्द है घनश्याम, चौथा शब्द है हित, पांचवा है चातक,
छठा है तुलसीदास, तो यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, तब आपको खोजना ही पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है। तपाओ, अनुप्रास नहीं मिला, यमक नहीं है, क्योंकि यमक में हम लोगों ने पढ़ा था भिन्नार्थक अथवा निरर्थक स्वर व्यंजन सुविधाई की आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। मैंने वहां पे एक ही शब्द दो बार आता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ आपको यमक नहीं मिला, इसलिए इसका पढ़ा था श्रेष्ठ पदों से अनेक अर्थों के कथन को, माने जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे हो, जैसे सुबरन को धुड़त पिरत कवि बेचारी चोर, या हम लोगों ने पढ़ा था रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानो सुन, ऐसे शब्दों के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था। तो यहाँ पे देख नहीं रहे ऐसा कोई शब्द है कि जिसमें कई अर्थ छिपे हुए हो। उपमा में जाओ, उपमा में हम लोगों ने पढ़ा था उपमेय होगा, उपमान होगा, समानता दिखाई जाएगी, लेकिन यहाँ तो समानता भी देखने को नहीं मिल रही है। उत्प्रेक्षा में था संभावना, मानवीकरण में था कि प्रकृति का जहाँ मनुष्य के रूप में चित्रण हो। हम लोग देख रहे हैं कि तब इतने अलंकारों को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि अनुप्रास नहीं हुआ, यमक नहीं हुआ, श्लेष नहीं हुआ, उत्प्रेक्षा नहीं हुआ, उपमा नहीं हुआ, मानवीकरण नहीं हुआ, तो बचा क्या? रूपक अलंकार। तब हम वहां पे जाके देखेंगे कि ये रूपक अलंकार है। तो अगर ये कब होगा? जब जितना ज्यादा हम लोग अभ्यास करेंगे अलंकार को लेकर, जितना ज्यादा हम लोग अभ्यास करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अर्पित मानवीकरण अलंकार बता दे रहा हूं। तो रूपक अलंकार को लेकर अन्वेषा और कोई प्रश्न मन में? क्योंकि अगला प्रश्न है अर्पित का मानवीकरण अलंकार को लेकर। ओके, थैंक यू। अब अगला प्रश्न है अर्पित का मानवीकरण। अर्पित, सबसे पहले इस शब्द को लो। इस शब्द में से भी इस शब्द को पहले अलग कर लो। यानी मानव, मैं बाकी को छोड़ दो अभी, जिसका अर्थ होता है मनुष्य। मानी क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस अलंकार का संबंध क्या है? हम मनुष्यों से है, हम मानवों से है। तो एक प्रश्न यहीं पे मन में उठ जाता है कि हम मनुष्यों से और मानवों से संबंध कैसे है? हम लोग तो अलंकार की परिभाषा पढ़े थे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। या अभी तक हम लोग जो अलंकार पढ़े भी थे वहां पे भी हम लोगों ने यही देखा था कि शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले जो ये काव्य के जो धर्म है वो कहलाते हैं अलंकार। तो आखिर अलंकारों का संबंध मनुष्य से क्या है, कैसे हो गया? ये मानवीकरण अलंकार क्या है तब? तो देखो यहां पर क्या होता है कि हमारे समाज में, हम लोग के संसार में तो क्या है, बहुत सारी निर्जीव वस्तुएं भी हैं। उसमें से एक क्या है, जगदीश चंद्र बोस ने कहा था पिछली कक्षा में भी मैंने बताया था कि वो पेड़ पौधे सांस लेते हैं। उसमें क्या, इस आधार पर उन्होंने कहा था कि प्रकृति जो है उसको कई संदर्भों में हम लोग सजीव के रूप में भी देखते हैं, उसका चित्रण देखने को मिलता है। तो जहां पे प्रकृति का चित्रण या प्रकृति को मनुष्य के रूप में कार्य करते हुए दिखाया जाता है या मनुष्य के रूप में उसकी सृष्टि की जाती है, उसका वर्णन किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। इसीलिए मैंने कहा था कि कक्षा 9वीं में मेरे ख्याल से सर ने पढ़ाया होगा मेघ आए कभी तक। वहां पर क्या क्या है, बादल जो है, यानी जब बादल यानी वर्षा से पूर्व होने की स्थिति क्या होती है, जब बादल आसमान में छाते से पूर्व क्या होता है, तेज हवाएं चलती है, धूल कर उड़ते हैं, खिड़कियां दरवाजे खुलने बंद होने लगते हैं, पेड़ लताएं जो झुकने लगते हैं, पेड़ भी झुकने लगते हैं, तालाबों के जल कई जगहों पे स्थिर से हो जाते हैं। या तो यहाँ पर क्या होता है, या कई जगहों पे उसमें लहरें भी देखने को मिलती है। तो ये जो सारी घटनाओं का जो चित्रण किससे उन्होंने किया है,
यानी प्राकृतिक इन घटनाओं का चित्रण किस रूप में उन्होंने किया है? बोलते जैसे मान लो कि कोई दामाद जो है, मेहमान शब्द का भी प्रयोग किया गया वहां पे, जैसे पूरे बारात के साथ ढोल बाजा गाजा के साथ क्या हो रहा है, विवाह करने के लिए लड़की के घर वाले लड़की के घर पे जा रहे हैं, और लड़की के घर वाले क्या है, पूरे स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। देखना वहां जो बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, बड़े बूढ़े पेड़ों की जो बात की गई है, इस कविता में मानवीकरण अलंकार स्पष्टता आपको देखने को मिलेगा। यानी बादलों को दिखाया गया है दामाद के रूप में, मेहमान के रूप में। तो जिस प्रकार आंधी तूफान, खिड़कियों का खुलना, दरवाजा, लताएं देखना क्या है, यहाँ पे नवयुवतियों के रूप में, बहुओं के रूप में, पीपल और जो बड़े पुराने जो वृक्ष है उनको दिखाया गया, बड़े बुजुर्गों के रूप में, वो जो तालाब जो है उसको पानी के परात के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, प्रकृति का मानवीकरण इसे ही कहते हैं, इसे मनुष्य के रूप में चित्रित करना कहते हैं। ठीक देखना, उसी तरह जब दामाद बारात लेकर क्या होता है, लोग नाचते गाते सब चलते हैं। तो जो नवयुवतियाँ होती है, लड़कियां होती हैं गांव की, वो क्या होती है, वो तो बारात आकर देख सकती है। जो नववधुएं होती हैं वो तो नहीं हो सकता है, तो क्या करती है, खिड़कियों के दरवाजों की ओर से देखती है, पीछे से देखती है, क्योंकि वो तो सामने आ नहीं सकती है, एक पर्दा प्रथा जो है। तो देखो कितना अच्छा एक सामंजस्य यहाँ पे इस घटना में दिखाने का प्रयास किया है कवि ने। तो ऐसी जहां भी घटनाएं देखने को मिलेगी कि जहां पे प्रकृति को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है, वहीं पर होता है मानवीकरण अलंकार। अर्पित और कोई प्रश्न? संगम, तुम्हारे जितने भी प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न मैं सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं। मैंने तो कहा कि जहां से जिस विषय से जो भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हो। मैंने ये थोड़ी कहा कि सिर्फ व्याकरण से ही मुझसे पूछो। अगर कोई पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया है तो दिलीप सर भी ऑनलाइन लाइव क्लास लेते हैं, दिलीप सर से भी पूछ सकते हो, या मैं क्लास लेने के लिए आता हूं, मुझसे पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं व्याकरण भी पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ व्याकरण ही बताऊंगा। मैंने कई बार कहा है कि क्षितिज गद्य हो, पद्य हो, कृतिका हो, जहां से जिसके मन में जो भी प्रश्न है, अपने प्रश्नों को आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हो। तो ये था मानवीकरण अलंकार। देखो एक इत्तेफाक से एक किताब का उदाहरण है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अपने अभ्यास पुस्तिका में देखना, उसका एक उदाहरण है। उसके अलावा है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, मैंने उषा को नगर के रूप में दिखाया गया। यहाँ पे देखो फिर अगला है, लोहिया लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार के साथ साथ संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, कौन सा अलंकार है बताओ तो? मैं एक लिख रहा हूं यहाँ पे, मानवीकरण नहीं बताना है। मानवीकरण के अलावा यहाँ पे कौन सा अलंकार है, आप लोग मुझे बताओ। क्योंकि आज की पूरी कक्षा तो इसी में समाप्त हो गई। अगली कक्षा में हम लोग देखे प्रश्नोत्तरों पे चर्चा करेंगे, मैं कुछ पूछूंगा आप लोगों से। मैं सिर्फ एक पंक्ति लिख रहा हूं, आप लोगों को बताना है कि मानवीकरण अलंकार छोड़ के इसमें कौन सा अलंकार है। दो अलंकार यहां पे देखने को मिलेगा, दोनों अलंकारों के नाम बताने हैं। चलो आप लोग बताओ, दो अलंकार है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखो कि दोनों अलंकार देखने को मिल जाएंगे। वेरी गुड। अनुप्रास अलंकार किस में मिला? अनुप्रास, ये है अनुप्रास।
और एक अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यह है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मैंने जब एक ही शब्द दो बार आए और उसका कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकले, एक ही संदर्भ में रहे, तो उसको कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और एक अलंकार है, क्योंकि मैंने अभी ये बताया नहीं था इसलिए मैंने इस पर चर्चा नहीं की थी। और एक अलंकार है, खोजो आप लोग। कौन बताएगा? एक और अलंकार है, चलो मैं हिंट्स दे रहा हूं। रूपक, उपमा और ये उत्प्रेक्षा। रूपक नहीं है, रूपक नहीं है। यहां पे देखो, सी सा किसका था? उपमा अलंकार का। वेरी गुड, कोई बात नहीं, अपना हो गया, वहां उपमा होगा। यहां पे सील मिला है अर्पित, सी सा समान ऐसे शब्द रहने से उपमा अलंकार है। ओके, नो प्रॉब्लम। यहां सॉरी कुछ नहीं है, सीखने आए हैं हम लोग, कोई सॉरी नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि इस पे अब अगले दिन हम लोग प्रश्नोत्तर पे चर्चा करेंगे। तो अगली कक्षा रखते हैं अनुप्रास अलंकार, सॉरी अलंकार की, जहां हम लोग प्रश्नोत्तर पे भी चर्चा करेंगे। और एक अलंकार जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर मैं उस पर चर्चा कर दूंगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूं। यानी यहाँ पे 3 अलंकार आप लोगों को देखने को मिला। अनुप्रास, परी सी की वजह से संध्या सुंदरी, परी सी परी के समान है, के समान है, सी की वजह से के समान हो गया है, यानी उपमा अलंकार। और धीरे धीरे जो था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आज की कक्षा में यही समाप्त कर रहा हूं, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे तो फिर अलंकारों को लेकर चर्चा करेंगे और विस्तार से। तो फिर से मैं सभी कक्षाओं, आज विज्ञापन लेखन पे चर्चा हो गई, अलंकार पे चर्चा हो गई। अलंकार को लेकर आप लोग के मन में और कुछ प्रश्न हो सकते हैं, अगली कक्षा में हम लोग उसका निवारण करेंगे या उन विषयों पे चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में यही समाप्त कर रहा हूँ, धन्यवाद।